नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में मतदाता लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक करीब 37.90% मतदान दर्ज किया गया था। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें भी देखने को मिली। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान के दौरान दलदली रोड स्थित बूथ संख्या 143 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के बाद कुछ देर हंगामे की स्थिति बनी, जिसके बाद निर्वाचन विभाग ने ईवीएम बदलकर मतदान दोबारा शुरू कराया। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक कुल 5 ईवीएम बदली गई हैं। वहीं पीर बहोर थाना क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या 366 के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने भी अपना वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। प्रशासन का कहना है कि सभी बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो 3 बजे तक 37.90% मतदान दर्ज किया गया था। ईवीएम खराबी के बाद 5 जगहों पर मशीनें बदली भी गई। पोलिंग बूथ के पास शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। ईवीएम खराबी के बाद कई जगहों पर 5 मशीनों को बदला भी गया। शिकायत मिली, उसके बाद 5 जगहों पर मशीनों को बदला गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं। और खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बाई इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया के तहत अगर बात की जाए तो दोपहर तक 37.90% तक मतदान दर्ज किया गया था। कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी मिली, जिसके बाद ईवीएम बदली भी गई। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए साहिल जी, ये 3 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में और मध्य प्रदेश में और तीसरा बिहार में, 2 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। बांकीपुर नवीन नीतीश के आने के बाद में खाली हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा गढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले नवीन नीतिन के फादर रहे 4-5 बार, उसके बाद ये लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हुए हैं। तो ये जो सीट है बाई इलेक्शन, इसको राष्ट्रीय फलक पर इसकी समीक्षाएं की जा रही हैं। यहाँ से अगर जरा सी भी चूक अगर हो गई तो सीधे सीधे ये नवीन नीतिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी छवि पर ये डेंट मारेगा। एक सवाल। दूसरा ये है क्योंकि सामने अपोनेंट 2 लोग बहुत ही दमदार खड़े हुए हैं, तो आरजेडी से हैं, और दूसरा जो प्रशांत किशोर हैं वो भी खड़े हुए हैं। और चर्चाएं प्रशांत किशोर की ज्यादा है और लोग चाह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में यहाँ से विधायक बन के जाए। एक चीज ये होगी। दूसरी जो सीट है वो है दतिया की, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की दतिया के उपचुनाव में क्या हुआ था, जो 2018 में चुनाव हुए थे, 2030 में जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तब नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन कहते हैं कि उस समय उनके साथ में कोई गेम हुआ तो वो सीट अपने हार जाते हैं। हारने के बाद कांग्रेस सीट राजेंद्र भारती वहां से जीत जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उनके नामांकन में कुछ ऐसी कमियां निकाल के उसको रद्द कर दिया जाता है। उनकी सीट उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म कर दी जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार में ये था कि वो पारंपरिक जो सीट रही है नरेंद्र मिश्रा की, तो वो सीट पे उन्हीं को उतारना चाहिए, टिकट भी उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बार भाजपा ने ऐसा नहीं करा, उनका टिकट काट के दूसरे को किसी को दे दिया, अभिषेक तिवारी को। अब यहाँ से एक पंगा ये शुरू होगा था कि भाई उनके जो कार्यकर्ता थे, बीच में आपने देखा होगा पूरा हाईवे जाम कर दिया था, तोड़फोड़ भी उन्होंने कर दी थी। उनके समर्थक गुस्सा थे कि नरोत्तम मिश्रा को क्यों नहीं टिकट दिया गया है। एक तो नाराजगी ये है, और अगर मुझे लगता है दूसरे ये सीट अगर निकल जाती है हाथ से, अगर कांग्रेस के पास अगर चली जाती है, तो नरोत्तम मिश्रा की भी राजनीतिक हत्या यहाँ से शुरू हो जाएगी।
उनके लिए दोनों मुश्किलात हैं। अगर सीट हार गई तो इनके ऊपर आरोप लगेगा कि आपको टिकट नहीं दिया था, आपने अपने कार्यकर्ताओं को साइलेंट रहने के लिए कहा और उनकी दूसरी पार्टी को आपने जिता दिया। तो मुझे लगता है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं। और तीसरी है गुजरात की, और तीसरी जो गुजरात की है, हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। वहाँ के जो मौजूदा विधायक थे दिवंगत हो गए हैं, उनकी जगह पे सीट हो रही है। तो दो सीटें जो हैं, एक तो बाई इलेक्शन की आपकी बिहार की और दूसरी जो गुजरात की, ये दोनों सीटें इनकी भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। क्या ये अपने पास रखने में, बरकरार रखने में ये कामयाब हो पाते हैं आने वाला समय? लेकिन तीनों सीटों पे बहुत मुकाबला कांटे का इस समय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि ईवीएम गड़बड़ी की खबरें जो है वो एक बार फिर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से उपचुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है उसके बीच 5 जगहों पर मशीनों को बदलना पड़ा है। अब क्या आपको नहीं लगता कि जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होंगे? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जब ईवीएम से चुनाव कराया गया है तब विपक्ष ने अमूमन ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं, और इस बार तो हमने देखा भी है कि कई जगहों पर मशीनों को बदला भी गया है। नहीं, देखिए, ईवीएम खराब होने की क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। बिहार में ये जो मामला भी निकल के आया, विपक्ष ने किया है कि वोटिंग जो हो रही है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में हो रही है लगातार। तो वहां के जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने ये चीजें देख के आनंद फानंद में मशीनों में गड़बड़ी की घोषणा कर दी कि ये हो रही है। तो उन्होंने दूसरी, इसमें कुछ सच्चाइयां हो भी सकती हैं क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन अगर ये आरोप गलत है, हम मान लेते कि आरोप गलत है, तो इलेक्शन कमीशन की भी जो बहुत बड़ी विफलता यहाँ पे है। 3 बार इलेक्शन कराने के लिए क्या आपके पास इतना संसाधन नहीं है कि उसको आप सुचारू रूप से करा सकते हो? और अभी 3 बजे का जो आंकड़ा आया है, एक जगह का 37% है और दूसरी जगह का भी कमोबेश इतना ही है। तो अगर बाई इलेक्शन भी अगर आप 70-80% तक आप नहीं ले जा पाते हो तो ये सीधे मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की विफलता कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पार्टियां इस समय चुनाव लड़ रही हैं वो पूरी तरीके से ये मान के चल रही है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जो मूवमेंट छिड़ा हुआ है और जो माहौल बना है उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। और इसमें एक चीज और जोड़ दें यहाँ पे, अगर साहिल जी, अगर बाई चांस अगर ये तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बाजी 3 तारीख को जब अगस्त को रिजल्ट आएगा, अगर बाजी मार ले जाती है तो इनके पास कहने के लिए बड़ा मुद्दा हो जाएगी कि जैन जी का जो मुद्दा उठा था उसने हमारी छवि पे, हमारी सरकार पे और हमारी कार्यशैली पे जरा सा भी असर नहीं डाला। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। दोपहर तक बात करें, 37.90% मतदान दर्ज किया गया था। ईवीएम खराबी के बाद 5 जगहों पर मशीनों को बदला भी गया। पोलिंग बूथ के पास एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है ताकि निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण परियोजना के प्रबंधक रहे इंजीनियर जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त करने का फैसला लिया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज कर दी है। आईजी किरण एस के नेतृत्व में बनी 3 सदस्यीय एसआईटी बैंक कर्मियों के बयान दर्ज करने के बाद अब ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर रही है। नई एसआईटी के गठन के बाद जांच को फिर से गति मिली है और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि नई एसआईटी की औपचारिक बैठक अभी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तो नई एसआईटी ने चढ़ावे की गणना करने वाले बैंक कर्मियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एसआईटी बैंकिंग रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी। जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव समेत अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 20 जुलाई के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने आईजी किरण एस की अगुवाई में नई 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में अयोध्या रेंज के डीआईजी
सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को भी शामिल किया गया है। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के कई सांसद संसद के मकरद्वार के सामने एकत्रित हुए। विपक्ष ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने गृह मंत्री सदन में आओ, किसने दिया आदेश और चढ़ावा चोर, गद्दी चोर जैसे नारे लगाए। विरोध को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए विपक्षी सांसद अपने साथ एक दान पात्र भी लेकर पहुंचे और उसमें पैसे डालकर राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने और कथित घटनाओं पर माफी मांगने की भी मांग की। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी समेत कई विपक्षी सांसद शामिल रहे। विपक्ष ने साफ कहा कि वो इन दोनों मुद्दों को संसद के भीतर और बाहर लगातार उठाता रहेगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है और माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार 29 जुलाई 2026 को इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने विरोधी गुटों की तरफ से किए गए दावों पर जल्द से जल्द जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 2 बार समय बढ़ाने की सुविधा दी गई, इसके बाद भी वो जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके गुट ने आयोग की तरफ से 6 जुलाई की समय सीमा के अंदर अपनी राय दी थी। विरोधी गुट को पहले 10 फिर 25 जुलाई तक समय दिया गया था। ममता ने कहा 2 बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए माना जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 के हमारे पत्र में बताई गई सारी बातें और बयान मान लिए गए हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं है। बनर्जी के एक गुट ने विरोधियों के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके द्वारा समय बढ़ाए जाने के कारण ऋतव्रत बनर्जी और अन्य लोग अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आरोपों में कोई दम नहीं है, इनका हमने पूरी मजबूती से खंडन किया है। दोनों पक्षों के लिए समान अवसर होने चाहिए। 25 जुलाई के बाद विरोधी गुट को और समय देना गलत होगा। दरअसल पूरा मामला 2 जुलाई को चुनाव आयोग के पास पहुंचा, जब ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क किया। इसमें उन्होंने खुद को असली AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बताया और संगठनात्मक बदलावों को मान्यता देने की मांग की। इसके बाद चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी दोनों को पत्र लिखकर विरोधी दावों पर उनकी राय मांगी। 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक जवाब देने को कहा गया। जहां बनर्जी के नेतृत्व गुट ने सही समय पर जवाब दे दिया, वहीं ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने और समय मांगा और उन्हें 10 जुलाई और बाद में 25 जुलाई तक समय दिया गया। इसी महीने की शुरुआत में विरोधी गुट के दावे को ममता बनर्जी गुट ने खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि आखिरी संगठनात्मक चुनाव 2022 में हुए थे। तर्क दिया गया कि विरोधी गुट का दावा तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत है। वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाने वाले अजिंक्य रहाणे ने इस खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रहाणे ने 30 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने शानदार करियर को विराम देने की घोषणा की। रहाणे इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, लेकिन अब वो इस T20 लीग में भी नहीं खेलेंगे। रहाणे ने साफ कहा कि वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने लिखा, कैप नंबर 278, अब यही विराम। वर्षों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इस संदेश के साथ उन्होंने अपने प्रशंसकों, साथियों, कोच और भारतीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अजिंक्य रहाणे उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टीम इंडिया की कप्तानी की। उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड भी शानदार रहा। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 6 मैचों में भारत की कमान संभाली, जिसमें टीम ने 4 मुकाबले जीते जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। खास बात यह रही कि उनकी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। ODI क्रिकेट में रहाणे ने 3 मैचों में कप्तानी की, जिनमें भारत को जीत मिली। वहीं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 2 मुकाबलों में टीम की अगुवाई की, जिसमें भारत ने 1 मैच जीता और 1 में हार का सामना किया। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 ODI और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने तीनों प्रारूपों को मिलाकर 35.95 की औसत से 8,414 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 15 शतक और 51 अर्धशतक निकले।
रहाणे ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया। रहाणे ने 212 आईपीएल मैचों में 30.15 की औसत से 5,367 रन बनाए। उन्होंने आईपीएल में 2 शतक और 35 अर्धशतक भी जड़े। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून अब राहत नहीं बल्कि बड़ी आफत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरों और गांवों की सड़कें जलमग्न हैं। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जबकि खेतों में खड़ी फसलें भी डूबने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। साथ ही कई स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने कई संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हजारों परिवारों को एहतियात के तौर पर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जहां भोजन, पीने के पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। कई जिलों में सड़क संपर्क टूटने से राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हुआ है, जबकि कई पुलों और सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात बंद करना पड़ा है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। नावों और अन्य संसाधनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने, जल भराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राहत सामग्री का वितरण लगातार जारी है और हालात सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच बड़े धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली प्रदेश हिंदू महासभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जगत गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के जलाभिषेक, हवन और विशेष पूजन से हुई, जिसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने चक्रेश्वर, हिंदेश्वर महादेव, वेद व्यास और सप्त ऋषियों का पूजन कर गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मीनगर से विधायक और दिल्ली विधानसभा के चीफ व्हिप अभय वर्मा मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में स्वामी चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद को अपने सार्वजनिक जीवन की प्रेरणा बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश रैना, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिवा गोस्वामी सहित कई संत, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु से आए कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसकी स्वामी चक्रपाणी जी ने सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नृत्य और संगीत ईश्वर की उपासना का माध्यम है। इसके कलाकारों और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में गुरु पूजन, आरती और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसी दौरान दिल्ली प्रदेश हिंदू महासभा की नवनियुक्त टीम का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। अपने संबोधन में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, संत रक्षा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए कहा कि समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठित होकर कार्य करना होगा। साथ ही हिंदू महासभा की ओर से देश भर के मंदिरों में प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ और धार्मिक जगत जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव को भक्ति और सांस्कृतिक एकता का भव्य स्वरूप प्रदान किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।